Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is properties of enzyme and as well as mechanism of enzyme action. Dear students, enzymes के बारे में जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था ऑलमोस्ट मैं बहुत सारी बातें जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी उसमें बता चुका हूँ. आप वो जो लेक्चर है वो सुन भी सकते हैं क्योंकि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है वो लिंक डाल दूंगा. तो सबसे पहले हमने बात करनी है ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ऑलरेडी बता चुका हूं एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन. मतलब क्या है कि इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसका मतलब क्या है कि वो किससे मिलकर बनी होगी, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होगी. एंड दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, बायोलॉजिकली फंक्शनल प्रोटीन. इनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है जो डियर स्टूडेंट सेल के अंदर, सेल के बाहर और बहुत सारी जगहों पर जहां पर मेम्ब्रेन्स होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, उनकी मेम्ब्रेन में ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. उसके बाद हमने बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास A प्लस B, इन्होंने कन्वर्ट होना है C एंड D इकट्ठे के अंदर. सो इट्स मीन कि अगर आप ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है 1 ईयर भी ले सकता है, 2 ईयर्स भी ले सकता है, 3 ईयर्स भी ले सकता है. लेकिन अगर आप इसको एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये रिएक्शन फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है वो हो जाता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हमने नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन को तोड़ना हो, जो गैस है नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड यानी कि N2 को तोड़ना हो तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये जो है वो टूटेगा. इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें H2O, इसको अगर तोड़ना हो तो इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है. अदरवाइज अगर हम इसको वैसे इंडिपेंडेंटली कहेंगे ये टूट जाए, N2 जो है वो NN में अलहदा हो जाए या वाटर जो है वो आपके पास H2 और O में जो है वो अलहदा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसको आर्टिफिशियल मेथड के जरिए कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी. लेकिन यही काम एंजाइम्स कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. देखें कि फोटोलाइसिस होती है जिसमें वाटर टूट जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती. इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है डियर स्टूडेंट्स. और ये क्या कौन कर रहे होते हैं, ये काम किस तरह से हो रहा होता है, ये बेसिकली एंजाइम्स ही कर रहे होते हैं. सो इट्स मीन रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं. वाटर को तोड़ने के लिए मे बी घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग करनी है, ऑक्सीजन गैस अलग करनी है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, जो फोटोलाइसिस करवाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं. इवन दैट आप कह सकते हैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, बहुत थोड़े से टाइम में इसको तोड़ देते हैं. सो नेट इफेक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट जो है उसको एंजाइम डिस्टर्ब नहीं करते. मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, इसको एंजाइम ने क्या करना है, तोड़ना है. फॉर एग्जांपल तो इसको एंजाइम, ये एंजाइम है, इसने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया. ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए हैं. तो जो नेचर होगी प्रोडक्ट की उस पर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा एंजाइम्स का. ये बात याद रखनी है आपने. ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं लेकिन जैसे ही ये उसके साथ लगते हैं वैसे ही उसी शेप में ये बाहर निकल आते हैं. इट्स मीन कि इनका काम क्या है, सबस्ट्रेट को अटैच करना, अटैच करने के बाद उसमें कैटालाइसिस करवाना, कैटालाइसिस करवाने के बाद उसको प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर देना. सो इट्स मीन ये इफेक्ट नहीं करते उनकी प्रॉपर्टीज पे. उसके बाद हमने बात करनी है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट अ ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस. थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर एंजाइम मौजूद होंगे तो वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन करा सकते हैं. लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं. ये बात मैंने इससे अगला पॉइंट लिखा है. स्पेसिफिक इन नेचर हैं, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि मैंने बोला कि थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्टार्ट करवा सकती है, कंप्लीट करवा सकती है. लेकिन हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है. जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक एंजाइम है लाइपेज, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स को तोड़ना, लिपिड्स ब्रेक डाउन. इसके अलावा ये किसी और की ब्रेक डाउन नहीं करेगा. इसी तरह से आपके पास है एमाइलेज, इसका काम क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा. सो ये कार्ब्स को तोड़ेगा, ये अब लिपिड्स को नहीं तोड़ेगा. इसी तरह से आपके पास प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे एंड सो ऑन. सो इट्स मीन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. खास किस्म के सबस्ट्रेट को पकड़ेंगे और उसी को क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देते हैं. फिर हमने फर्दर देखना है सेंसिटिव. बिल्कुल प्रोटीन है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ऑलरेडी बताया आपको, जब प्रोटीन होंगी तो सेंसिटिव तो होंगी. जैसे ये हमारे बाल हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं. हमारी स्किन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसमें 60% क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो बहुत सेंसिटिव होती हैं.
प्रोटीन जो है वो किस किस चीज़ के से सेंसिटिव है, उसमें आपके पास एक आ जाती है पीएच और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अभी मैं फिलहाल इन्हीं दो फैक्टर्स की बात करूंगा कि ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स द पीएच एंड एज वेल एज टेम्परेचर। एक थर्ड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उस पर भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं, उसके लिए भी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अपना काम करते हैं ये खास पीएच के अंदर। ये हम इंशाल्लाह फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे और उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अगर पीएच ज़्यादा होगी या कम होगी एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, प्रॉपर वे में एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन है, हल्का सा भी अगर हम इन बालों को हीट करते हैं ना, थोड़ा सा भी ओवर हीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाल जल जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरे का पूरा एंजाइम है जो कि ग्लोबुलर होता है, इसको एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत होती है, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। वो आपके पास क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। सो इट्स मीन कि कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है। तो ये क्यों जरूरी होता है, बहुत सारे एंजाइम तो वैसे ही सिमिलरली उनको नहीं जरूरत होती, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत होती है। अब कोफैक्टर जो है बेसिकली ये एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए हैं, नेचर ने इनको लगाया है ताकि जब तक कोफैक्टर नहीं आए एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सो इट्स मीन जैसे ही कोफैक्टर मिलेंगे देन एंजाइम अपना प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये इसीलिए रखा गया हमारी बॉडी के अंदर कि हम रेगुलेट कर सकते हैं, या हमारी सेल के अंदर हर टाइम ये नहीं है कि एंजाइम प्रॉपर अपना काम करते रहें जी, करते रहें। सम टाइम ब्लॉकेज भी करनी पड़ सकती है, उस रिएक्शन को रोकना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एक कैंसरियस सेल आ गया है, अब उसकी डिवीजन तो एंजाइम ही करवा रहे हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि छोटी सी ट्यूमर बनती है और फिर उसके बाद वो क्या अपना साइज जो है वो बढ़ा नहीं सकती। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेल उस पर ओवरकम कर जाता है, ओवरकम करने के बाद वो जो ट्यूमर थी उसका साइज वहीं पे रुक जाता है। अब ये इस बात को किसने कंट्रोल किया, इस बात को सेल्स के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसने किया, और उसने वो खास किस्म के कोफैक्टर या वो एंजाइम ही नहीं रिलीज होने दिए जो फर्दर जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन करवा रहे थे। सो इट्स मीन के कोफैक्टर इसीलिए काम करते हैं कि रेगुलेट करवा सकें। फिर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक रिएक्शन है, इसको करने के लिए वैसे अगर विदाउट हम एंजाइम करें तो ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो फ्यू सेकंड लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। एक रिएक्शन है उसको चलाने के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप उसको नॉर्मली चलाते हैं तो हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है। सो इट्स मीन इतना नीचे आ जाना। ऐसा क्यों है, एंजाइम क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन आसानी से जो है वो हो जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये है कि पहले ज़माने में जो बाइक्स थी उनको किक लगानी पड़ती थी, अब उसके लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल के ज़माने में पुश बटन आ गया, सेल्फ स्टार्ट आ गए हैं। ऐसा क्यों है, अब बेसिकली उन्होंने क्या किया है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया। सिंपल एक बैटरी के स्पार्क से क्या हो जाता है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। पहले जो इतना जोर लगाना पड़ता था वो नहीं लगा रहा आजकल इंसान। तो सेम इसी तरह से, वो तो मशीनरी की बात है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसी तरह से ही लो करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा काम हो रहा होता है। फिर फर्दर हमारे पास एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन इट्स एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म, या तो एक्टिव फॉर्म में भी सिक्रीट किए जाते हैं या डियर स्टूडेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में भी सेल के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। सो इट्स मीन इनएक्टिव फॉर्म में कैसे, अगर हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसमें एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन, इसको सिक्रीट किया जाता है। तो जैसे ही प्रोटीन स्टमक के अंदर आती है तो ये तब्दील हो जाता है पेप्सिन के अंदर। अब प्रोटीन जैसे जैसे आती है तो यहाँ पर एक और यहाँ पे समझ लें, आपके पास कोफैक्टर समझ लें, कोई ऐसा एक्टिवेटर समझ लें, या आप कहते हैं कि एंजाइम सेंसिटिव हैं पीएच के, तो काम अपना प्रॉपर स्पेसिफिक पीएच पे करेंगे तो हमारे मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही HCl होता है तो स्टमक की पीएच जो होती है वो कितनी हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है। और पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, पेप्सिन के अंदर आ चुका है। अब इसने क्या करना शुरू कर देना है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाना शुरू कर देनी है, जिससे क्या होगा कि एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन तेज कर देते हैं और इसी तरह से डाइजेशन जो है वो जल्दी हो जाती है। उसके बाद हमने बात करनी है इसकी लोकेशन की, एंजाइम कहाँ कहाँ पाए गए हैं। पहली बात तो है ग्लोबुलर हैं, इनसाइड द सेल होंगे। सो इट्स मीन के साइटोप्लाज्म में भी होते हैं जी, फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सम टाइम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर है। सम टाइम क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं,
एक्स्ट्रा सेलुलर, बहुत सारी फंजाई जो हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेल से बाहर निकालती हैं। मिसाल के तौर पर ऑरेंज है, उसके ऊपर क्या आ गई है, फंगस आ गई है, फंजाई आ गई है, तो उसने क्या किया है, अपने सेल्स में से एंजाइम बाहर निकाले हैं जिन्होंने उस ऑरेंज की डाइजेशन स्टार्ट कर दी है, उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी है। तो डीकम्पोजिशन में एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर वाली साइड पे, सेलुलर का मतलब है सेल से। एंजाइम्स ऑलरेडी आप जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कि सेल से बाहर सिक्रीट किए जाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पे बात करनी है कि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके साथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, अटैच्ड हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम, बहुत सारे वैसे तो होते हैं, मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक ख़ास किस्म का एंजाइम जो है वो मौजूद है जिसको आपने F1 पार्टिकल का नाम दिया था। ये एंजाइम होता है बेसिकली ATP सिंथेज। इसका मतलब क्या है कि ये ATP को बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी एक एंजाइम है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग नहीं होते। तो इस वजह से ये आपके पास क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है, सेल के बाहर भी नहीं है, किसी खास ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है। सो ये उनकी लोकेशन होगी। तो ये यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेयर द एंजाइम्स आर प्रेजेंट, तो ये आप तीनों पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। फिर आप पेप्सिनोजिन और पेप्सिन का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, इसकी पीएच के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये स्टूडेंट्स अगर सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाए, स्पेसिफिसिटी के बारे में पूछा जाए, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीएजेस। उसके बाद हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक बात याद रखें, एंजाइम पूरे का पूरा एंजाइम जो है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एंजाइम है, उसकी मैं एक ख़ास पिक्चर बनाने लगा हूँ। ये जो हमारे पास एक एंजाइम है, ये ग्लोबुलर इन नेचर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबुलर है। पूरे का पूरा एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। इस एंजाइम में एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो जगह है ना, ये वाली सिर्फ, ये क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी ने ही केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, रेस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करवाता। तो ये जो कैटालाइसिस का अमल है, ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट जो है वो हिस्सा ले रही होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर मैंने बनाया है, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट। ये पूरे का पूरा एक माल्टोज का मॉलिक्यूल है, माल्टोज का, माल्टोज। ये क्या है, डाइसैकेराइड है। इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, इसका कैटालाइसिस करने जा रहे हैं। इसी में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाना है। तो ये किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं। अगर देखें आप इसको ध्यान से, तो ये जो जगह है ये इसके साथ रिजेंबल कर रही है, ये जगह इसके साथ रिजेंबल कर रही है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक खास किस्म की जगह बना लेते हैं जहां पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। बाइंड का मतलब भी क्या होता है, जोड़ने वाला। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। हमारी बुक होती है, अगर वो फट जाए तो हम उसको किसके पास भेजते हैं, बाइंडर के पास भेजते हैं। उसकी बाइंडिंग करके हमें दे देता है, उसको जोड़ के हमें दे देता है। अब देखें तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट का काम क्या है डियर स्टूडेंट, सबस्ट्रेट को जोड़ने में मदद देना। और यहाँ पर ये जो है, ये वाली, ये आपके पास क्या कहलाती है, कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट, इट्स मीन कि इसने क्या करवाना है, कैटालाइसिस करवाना है। इसी नहीं आगे फर्दर सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना है और कैटालाइसिस करवा के रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट ने अब इसके ऊपर आके लगना है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा फिर बना देता हूं, यहाँ पे ये आपके पास एंजाइम था और अब इस पर आके कौन लगेगा, ये वाला मॉलिक्यूल लगेगा। ये मॉलिक्यूल देखिए इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा, ये जी इसमें फिट बैठ गया है, ये ऑक्सीजन। उसी तरह से यहाँ पर देखें आप, ये अब इसमें देखें कि ये क्या है, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या बन चुका है, ये ऊपर सबस्ट्रेट है, नीचे एंजाइम है, तो ये बन चुका है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट
कम्प्लेक्स। इट्स मीन कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि अब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। अगले ही स्टेप में क्या होता है कि ये जो जगह है इसने कैटालाइसिस करवा देनी, इसमें इसने वाटर ऐड करवाना है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अलहदा हो जाएंगे। ये आपके पास क्या बन चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक ये वाला अलहदा हो गया, प्लस ये आपके पास क्या हो चुका है, अलहदा हो चुका है। सो इट्स मीन कि माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई, तो दोनों ग्लूकोज अब क्या हो चुके हैं, अलहदा हो चुके हैं। अब जो एंजाइम है वो एज सच जैसे पहले था वैसे का वैसा ही आपके पास जो है वो बाहर निकल गया। एंजाइम में किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास बाइंडिंग साइट थी ये बिल्कुल किसकी तरह थी, सबस्ट्रेट की शेप की तरह थी। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। इसके बारे में मैं एक अलहदा सा जो है वो लेक्चर बनाऊंगा, लॉक एंड की मॉडल। जिस तरह से एक ख़ास किस्म के ताले को एक स्पेसिफिक चाबी खोलती है उसमें लगती है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स याद रखें एक एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसमें ख़ास किस्म के क्या लगते हैं, सबस्ट्रेट आके लगते हैं, दूसरा सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं बैठ सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो अपना पूरा मैकेनिज्म जो है वो करता है। अब ये जो है रेड से ये आपके पास क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट। इस तरह से सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने के बाद फर्दर उसको आगे किस में तोड़ देगा, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब देखें इसने प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जिस तरह से ग्लूकोज जुड़ी थी, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो उसके करैक्टर थे, इसी तरह से यहाँ पे टूटने के बाद माल्टोज से ग्लूकोज सेपरेट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली उसका वही मेल्टिंग पॉइंट होगा, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इट्स मीन कि यहाँ पर उसने उसकी किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को या फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया, किसी तरह से भी उसने सबस्ट्रेट के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं की। उसके बाद हमने देखना है कि सम टाइम एंजाइम जो होते हैं वो एक पाथवे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए, उसने प्रोडक्ट बी में जाना है, फिर बी सबस्ट्रेट बन जाएगा, उसने प्रोडक्ट सी में जाना, और सी जो है इसी तरह से डी, और डी जो है इसी तरह से ई। अब मिसाल के तौर पर देखें जो ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम है आपके पास E1। अब यहाँ पे ये E1 का क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स E2 का ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ध्यान से सुनिएगा। अब E2 इसको पकड़ेगा और इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। और इसी तरह से आपके पास है E3, इसके लिए ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास क्या है, E4। ये क्या बना रहे हैं, एक पाथवे बना रहे हैं। हर एंजाइम पिछले वाले एंजाइम से उसके प्रोडक्ट लेता है, अब उसके वो क्या बन चुके हैं, जो अब नेक्स्ट एंजाइम है उसके वो सबस्ट्रेट बन चुके हैं, सबस्ट्रेट को पकड़ता है और उनको प्रोडक्ट में डाल देता है। फिर नेक्स्ट एंजाइम के वो क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे, और फर्दर उसके लिए वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो बना के आगे भेज देगा। सो इट्स मीन एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट्स को अपने सबस्ट्रेट बना के अपने प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है। तो ये क्या बनवा देता है, पाथवे बनवा देता है पूरे का पूरा। समटाइम क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एंड प्रोडक्ट है जी, इन सारे एंजाइम का एंड प्रोडक्ट है E। जब ये E बन जाएगा तो ये E क्या करता है, ये E खुद इधर आके एंजाइम फर्स्ट पर आके लग जाता है। इसको क्या करता है, अपना एक्शन ही नहीं करने देता। देखें जब A B में नहीं तब्दील होगा तो B C में कैसे तब्दील होगा, C D में। इसका मतलब क्या है कि E बजाते खुद, यानी कि प्रोडक्ट बजाते खुद क्या करता है, A और B के एक्शन को कंट्रोल कर देता है, इनहिबिट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। ऐसा कब होता है, जब E की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, यहाँ पर उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। थायरॉक्सिन जब बन जाता है ना तो वो बजाते खुद जाके किधर, हाइपोथैलेमस के पास चला जाता है। वहाँ पे जाके वो एंजाइम जिसने ख़ास किस्म के थायरॉक्सिन बनवाने के सिग्नल्स जो हैं उनको क्या कर देता है, वहाँ पर रोक देता है। कहता है भाई अब आपने नहीं बनाना, मेरी तो पहले ही कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है। सो इट्स मीन प्रोडक्ट कंट्रोल्स इटसेल्फ इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्ट खुद क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। अब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम बात करते हैं, दोबारा से एक टाइम आया तो यहाँ पर
ई की जो वैल्यू है वो दोबारा से कम होना शुरू होगी। तो अब ये क्या करता है, फीडबैक इनहिबिशन नहीं करता बल्कि क्या करवाता है, प्रिकर्सर एक्टिवेशन। ये इसके प्रिकर्सर हैं। प्रिकर्सर क्या होता है, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे वर्ड लिखने लगा हूँ, अपना नाम ही लिखने लगा हूँ, AAMIR। ये जो आमिर पूरा लिखा गया है ना, ये इसके प्रिकर्सर्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स, लाइक ए है, स्मॉल ए है, एम है, आई है एंड आर है, ये सारे मिले हैं तो ये वर्ड आमिर बना है। सो इट्स मीन ये ई के बनने के लिए ये सारे उसके क्या हैं, प्रिकर्सर हैं। तो प्रिकर्सर खुद जाके एक्टिवेट करता है कि भाई E4 को, कि अब छोड़ दो, अब क्या है कि जिस्म में ई जो है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है उसका लेवल कम हो चुका है, अब इसको बनने दो। तो फिर वो यहाँ से निकल जाता है दोबारा से, फिर जो है वो ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, बी फिर सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डी में, डी सो ऑन ई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ई में जो है वो तब्दील हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रीकर्सर एक्टिवेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।